नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम टेस्ट क्रमांक 2 यूपी टेट का 19 दिसंबर 2016 का पेपर है, इसको हल करने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण का 19 दिसंबर 2016 यूपी टेट के पेपर को आज हम हल करते हैं। आइए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, यानी किसी शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? उसकी सेवा, उसका वेतन, तीसरा प्रश्न है उसका गर्व और चौथा प्रश्न है उसका छात्रों का विश्वास। तो एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है कि छात्रों पर उसका विश्वास हो। जिन छात्रों को वो पढ़ा रहा है उन छात्रों को शिक्षक पर विश्वास होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, छात्रों का विश्वास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह है एक। यदि हम किसी परिकल्पना की बार बार परीक्षण करते हैं, बार बार उसकी हम परीक्षा लेते हैं, लेकिन बार बार परीक्षा लेने के बावजूद भी यदि वह गलत नहीं पाया जाता तो उसको हम क्या कहते हैं? सिद्धांत, कानून, खोज या फिर मूल संकल्पना। तो यदि किसी परिकल्पना का बार बार परीक्षण किया जाए और जितनी बार आप परीक्षण कर रहे हैं उतनी बार में आप उसको गलत सिद्ध नहीं कर पाए तो उसको कहते हैं फिर सिद्धांत। वो एक सिद्धांत है जो कि गलत नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी बार उसका परीक्षण कर लें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? यहाँ जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसके आधार पे आपको बताना है कि सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख। दूसरा है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य। तीसरा ऑप्शन है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना और चौथा है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो देखें, ये ऑप्शन तो व्याख्यान विधि इसके अंतर्गत आ गई, तो ये ऑप्शन तो गलत है, बिल्कुल उपयुक्त शिक्षण विधि नहीं है, हटाइए आप इसको। तो फिर हम बात करें श्रुतलेख। श्रुतलेख और तीसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। आप जरा इस चीज का अनुमान लगाएं कि श्रुतलेख सुनकर लिखना और किसी कार्य की योजना तैयार करना, इन दोनों में सबसे अच्छी शिक्षण विधि किसमें प्रयोग की जाएगी? अच्छी शिक्षण विधि प्रयोग की जाएगी किसी कार्य की योजना बनाने में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा विचार गोष्ठी, बच्चा विचार कर सके, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है निम्न में से ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस का कार्य नहीं करती। तो ये प्रश्न तो कई बार आया है। हम जितने भी पेपर अभी यहाँ हल करेंगे, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे रीट का हो, चाहे सी टेट का हो, चाहे बिहार टेट का हो, चाहे उत्तराखंड टेट का हो, किसी भी टेट का पेपर हम हल करें, ये प्रश्न आपको बार बार रिपीट होता हुआ मिलेगा कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस होती है एवं मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस होती है, लेकिन हीलियम गैस ग्रीन हाउस का कार्य नहीं करती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हीलियम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन हम किस इकाई से करते हैं? जूल से। दूसरा ऑप्शन है डेसिबल में, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है नैनो इकाई। तो ध्वनि प्रदूषण का जो मापन किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है डेसिबल में, डीबी इसको शॉर्ट में कहते हैं, डीबी, डेसिबल में इसका मापन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा किया हुआ है? निम्न में से ऐसी कौन सी स्थलाकृति है जिसका निर्माण हिमानी द्वारा किया जाता है? हिमानी यानी हिमनद भी जिनको हम कहते हैं, तो हिमानी के द्वारा जो निर्माण किया जाता है वो निर्माण किया जाता है यू आकार की घाटी का। जो यू आकार की घाटी बनती है, इस यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा या हिमनदों के द्वारा किया जाता है। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, तभी तो इसको हम यू आकार की घाटी कहते हैं, हिमानी।
आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न नदियों में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपको बताना है निम्न नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप जरा एक चीज यहां देखें, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और सिंधु नदी, ये तीनों नदियां जाकर गिरती हैं अरब सागर में। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और सिंधु नदी, ये तीनों नदियां अरब सागर में जाकर मिलती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी यहाँ पर हो जाए वो है स्वर्ण रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वर्ण रेखा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? राकेश आपकी कक्षा का एक छात्र है जो पर्यावरण शिक्षक के द्वारा दिए गए कार्य को सही समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसके लिए क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया है प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना, दूसरा है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, तीसरा है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, और चौथा है उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि एक शिक्षक होने के नाते बच्चे की समस्याओं का समाधान करने का दायित्व शिक्षक का होता है। ना ही हमें किसी भी चीज के बारे में प्रधान अध्यापक की जानकारी में लेके आना है। खेल की कक्षा में जाने पर तो बच्चे पर प्रतिबंध हम लगा ही नहीं सकते। उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को जब देंगे जब शिक्षक उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होगा, तब माता पिता तक बच्चे को सूचित करेंगे। या हमें बच्चे की केस स्टडी करनी हो, बच्चे का पोर्टफोलियो निकालना हो, तो इसके लिए हम माता पिता की सहायता ले सकते हैं। लेकिन यदि एक शिक्षक के द्वारा दिए गए कार्य को बच्चा समय से प्रस्तुत नहीं कर रहा, तो इसके लिए सबसे सुधारात्मक उपाय जो होगा वो होगा उसकी अनियमितताओं के कारणों को जाने और उस बच्चे को सही मार्गदर्शन दें। ये एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है वो है मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है जिसे झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है? भोपाल में, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर। तो सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल को। भोपाल मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भोपाल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपको विश्व के नक्शे के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। विश्व के नक्शे से संबंधित चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो निम्न में से ऐसा कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर? कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करेगा? तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करता है वो करता है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करता है। आप जब नक्शा देखेंगे, नक्शे में आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये जो भूमध्य सागर है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? याद करने योग्य प्रश्न है, सीधा सा आप इसको याद कर सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 16 सितंबर। समय व्यर्थ ना करते हुए हम इसको जल्दी से हल करने का प्रयास करते हैं। चूंकि ये याद करने योग्य प्रश्न है तो आपको ये याद होना चाहिए, 16 सितंबर। आगे बढ़े। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी किसको कहा जाएगा? तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत शाकाहारी कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता को। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी का कार्य करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं जो उत्पादकों को खाने का कार्य करते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाने का कार्य करते हैं। हरे पेड़ पौधे ये उत्पादक के अंतर्गत आते हैं और इन हरे पेड़ पौधों को जो खाता है वे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में जो तत्वों का चक्रण चलता रहता है, उस तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? यानी ऐसे तत्व जो एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में फिर लौट जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम खनिज प्रवाह या खनिज चक्र के नाम से जानते हैं, यानी खनिज चक्रीय कहलाता है। लेकिन इस खनिज चक्र को हम पर्यावरण की दृष्टि से या जीवमंडल की दृष्टि से क्या कहेंगे? तो इसको जीवमंडल की दृष्टि से या पर्यावरण की दृष्टि से कहा जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, यानी पृथ्वी से उत्पादन हुआ, जीवन में पहुंचा और लौट करके फिर पृथ्वी में आ गया, जैव भू रासायनिक चक्र इसको कहते हैं। इसी के आधार पर नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, ये सब चलते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? आपको बताना है निम्नलिखित ईंधन जो हमारे पास लिखे गए हैं, इन चारों ईंधनों में से ऐसा कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? पहला ऑप्शन है डीजल, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो आपको बताना है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो न्यूनतम, इन चारों में से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इन चारों ऑप्शनों में से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने का कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। दैत्याकार पांडा कहां पाया जाता है? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा ऑप्शन है भारत में, तीसरा ऑप्शन है चीन में और चौथा ऑप्शन है ब्राजील में। तो संकटग्रस्त जंतु जो दैत्याकार पांडा है ये पाया जाता है चीन में। चीन में पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चीन में। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में यहां दिया गया है, निम्न में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? आपको बताना है किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। सभी जानते हैं 2-3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को भोपाल से यूनियन कार्बाइड संयंत्र से हानिकारक गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों लोग उससे शिकार हुए। तो आपको बताना है इस यूनियन कार्बाइड संयंत्र से कौन सी हानिकारक गैस निकली थी। तो यूनियन कार्बाइड संयंत्र से जो हानिकारक गैस निकली थी, उस हानिकारक गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस एक ऐसी हानिकारक गैस थी जिससे हजारों की संख्या में मृत्यु हुई एवं लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। आप अपनी कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको शॉर्ट में MIC के नाम से भी जाना जाता है। MIC, मिक गैस के नाम से भी इसको हम जानते हैं, मिक गैस भी इसको कहते हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इसको एक तरफ लिख लेते हैं पूरे को। अगला प्रश्न हमें दिया है, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? आइए देखते हैं क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में कब मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं क्रिसमस का जो त्योहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दिसंबर का महीना जो ऑस्ट्रेलिया में होता है ये गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर लगभग 28-29 फरवरी तक गर्मी पड़ती रहती है। तो गर्मी के दिनों में त्योहार जो क्रिसमस का मनाया जाता है वो मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यहाँ पर ये जो समय होता है यहाँ का गर्मी का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? गिर वन्य जीव अभयारण्य सभी जानते हैं, गिर वन्य जीव अभयारण्य। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने ये प्रश्न आया था, वहां भी मैंने आपसे कहा था ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये गुजरात में स्थित है और ये शेरों की प्रजाति का संरक्षण करने के लिए, शेरों का संरक्षण करने के लिए ये महत्वपूर्ण है।
यानी ये शेर का संरक्षण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में वो वनस्पति पाई जाती है जिसकी कांटेदार पत्तियां होती हैं, नागफनी, कैक्टस, ये वनस्पतियां होती हैं जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। चूंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, पानी की कमी होने के कारण ये वायुमंडल से बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में रूपांतरित कर लेती हैं, जिसके इसके स्टोमेटा जो होते हैं कुछ हद तक बंद हो जाती हैं, जिससे पौधों का पानी वायुमंडल में रिलीज नहीं हो पाता। तो नागफनी, कैक्टस, ये ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कैक्टस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीन मफलर संबंधित है, आपको बताना है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? देखिए यहां अभी हम समझेंगे, इसका सीधा सा उत्तर है वो तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। जैसे सर्दियों के समय में हम मफलर लगाते हैं, वो लगाते हैं कानों की सुरक्षा करने के लिए, कानों में जिससे कान के अंदर हवा न जाए। तो ग्रीन मफलर, मफलर शब्द का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मफलर, ध्वनि भी कानों से सुनी जाती है, तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मफलर शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्रीन मफलर शब्द का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। तो इसका सीधा सा उत्तर है सी, ध्वनि प्रदूषण। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी इस संसार में भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है इस संसार में, वो है सूर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सूर्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें यहां दिया गया है, एक मिनट इसको रेड कर दें। चलिए अगला प्रश्न हमें दिया गया है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो आपको पता है टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा शनि ग्रह के और भी उपग्रह पाए जाते हैं। वैसे तो शनि ग्रह के कुल 62 उपग्रह हैं, लेकिन शनि ग्रह के जो और उपग्रह हैं उनके बारे में हम बात करें, जैसे मीमांसा है, एनसिलाडू है, टेंथिस है, डियोन है, रिया है, हाइपेरियन है, इपापेटस है, फोवे है, ये सब शनि ग्रह के उपग्रह हैं। मैंने फोवे बोला है ना कि फोबोस। फोबोस मंगल ग्रह का है, मैंने बोला है यहाँ केवल फोवे। तो शनि ग्रह टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? आपको बताना है कि निम्न में से ऐसी कौन सी फसल है जिससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, डीजल प्राप्त किया जाता है। तो आप देखें, कपास, गन्ना और आलू ये तो सामान्य फसलें हैं। जो जेट्रोफा की फसल होती है, जेट्रोफा, ये जेट्रोफा की फसल सामान्यतः भारत, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में जो उत्पन्न होती है, ये एक बहुत बड़ा पादप होता है। इसकी झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों से में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाली बीजों से लगभग हम 20 से 25%, या हम कह सकते हैं कई कई जगह पर 25 से 30% तक भी लिखा रहता है, 25 से 30% तक इससे हम तेल निकाल सकते हैं। और इस तेल का उपयोग हम कार आदि चलाने के लिए कर सकते हैं। इसके कारण इसको हम बायोडीजल का पौधा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जेट्रोफा। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पूर्व की वीडियो में भी प्रश्न आया था। ये कुछ सामान्य से प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982 में, 1986 में, 1992 में, या फिर 1996 में? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 यानी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। आपको ये याद रहना चाहिए। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, भूमंडलीय तापन
भूमंडलीय तापन, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा हिंदी में इसको कहा जाएगा वैश्विक तापमान। इसका जो दूसरा नाम है वैश्विक तापमान, और इंग्लिश में इसको हम जिस नाम से जानते हैं, बिल्कुल सामान्य सा नाम है, चिर परिचित नाम है, हम सभी उसको जानते हैं। चूंकि हिंदी के नामों से आ जाता है तो कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। भूमंडलीय तापन को इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, सीधा सा नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? पहला है हिमनदों की वृद्धि हो जाना, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाना, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कमी हो जाना, और चौथा है वनों में वृद्धि हो जाना। भूमंडलीय तापन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि हो जाना। CO2 लगातार वायुमंडल में बढ़ती जा रही है, और लगातार बढ़ती हुई CO2 से ये वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाने के लिए जो मुख्य संकेतक हैं वे इस प्रकार होते हैं: जहां वर्षा अच्छी होती हो, जहां धूप अच्छी होती हो, गर्मी भी अच्छी पड़ती हो, अच्छी बरसात होती हो, सभी प्रकार की जहां वनस्पतियां मिलती हो, वहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। इन चारों ऑप्शनों में जो जैव विविधता वाला जो सही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायु। उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म भी रहता है, सदाबहार जहां पर हमेशा हरियाली रहती है, हमेशा वन भी पाए जाते हैं, वर्षा जहां वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायु एक ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? निम्न में से ऐसी कौन सी मृदा है जिसका निर्माण लावा के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, और चौथा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण लावा के द्वारा होता है। तो लावा के द्वारा निर्मित होने वाली जो मिट्टी है, उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक आने से रोकती है? हम सभी जानते हैं परावैंगनी किरणों को सोखने का कार्य, परावैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है ओजोन परत। और आपको बताना है कि ओजोन परत निम्न में से किस मंडल के अंतर्गत पाई जाती है? समताप मंडल के अंतर्गत, क्षोभ मंडल के अंतर्गत, आयन मंडल के अंतर्गत, या मध्य मंडल के अंतर्गत? तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? गंगा एक्शन प्लान निम्न में से किसके सुधार के लिए आया था? गंगा एक्शन प्लान, आप जरा ऑप्शन देखें। जल की गुणवत्ता, दूसरा है जल का वेग, तीसरा है जल की प्रचुरता, और चौथा है जल का तापमान। तो गंगा एक्शन प्लान जो आया था, ये आया था जल की गुणवत्ता के लिए, वाटर क्वालिटी को सुधारने के लिए गंगा एक्शन प्लान का निर्माण किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जल की गुणवत्ता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न यहां दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऐसा कौन सा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का कार्य करता है, यानी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है और जो कीटनाशक का कार्य करता है? कीटनाशक का अर्थ है कीड़े मकोड़ों को मारने का कार्य करता है। देखें, नीम, देवदार, चीड़ या फिर ओक। निम्न में से ऐसा कौन सा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, जैविक कीटनाशक का कार्य करता है? जैविक कीटनाशक का कार्य करता है इनमें से नीम। नीम के पेड़ का प्रत्येक हिस्सा, पत्तियों से लेकर और जड़ तक, चाहे तना हो, उसकी छाल हो, उसके फल हो, प्रत्येक चीज औषधि का कार्य करती है। नीम एक ऐसा वृक्ष है जो कि जिसका प्रत्येक हिस्सा औषधि का कार्य करता है। इसका वानस्पतिक नाम एजेडिरेक्टा इंडिका, इसका वानस्पतिक नाम एजेडिरेक्टा इंडिका इसका वानस्पतिक नाम है। तो जैविक
कीटनाशक उत्पादक है यहाँ पर नीम। साथियों, इस प्रकार हमने यूपी टेट के इस पेपर को भी हल किया। यूपी टेट का 2016 का ये पेपर था, 19 दिसंबर 2016 को आया हुआ ये पेपर था, जिसका हमने यहाँ पर अध्ययन किया। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्रश्न आपको समझ में आए या नहीं, जिससे हम अपनी पद्धति में और बदलाव कर सकें। धन्यवाद।